नमस्कार दोस्तों, मैं सोनल दादी स्वागत करती हूँ आपका जीन स्टडी क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान यानी साइंस इन डेली लाइफ। ये टॉपिक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में नया ऐड हुआ है। जीव विज्ञान में 3 टॉपिक ऐड हुए हैं, उसमें से ये एक है, 2 में अभी है जो और करवाऊंगी। और भौतिक विज्ञान में 2 चैप्टर ऐड हुए थे, वो है विद्युत और ध्वनि यानी साउंड और इलेक्ट्रिसिटी, वो मैं करवा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये टॉपिक 6th क्लास के में आरबीएससी की बुक में एज इट इज दिया हुआ इसी नाम से, बट वो कंटेंट यानी वो जो मटेरियल उन्होंने दिया है वो थोड़ा सा है, उसमें से मुझे लगता है वो कंटेंट सफिशिएंट नहीं लगता मुझे, क्योंकि आरपीएससी आजकल जैसे क्वेश्चंस बना रही है, जो लेवल अपना रख रही है, उसके लिए आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा अभी। इसलिए मैंने गवर्नमेंट की एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है वो 6 to 10 तक, मोस्टली 6, 7, 8 की जो बुक है उनमें से कंसिडर करके मैंने ये नोट्स रेडी किए हैं। जो भी डेली लाइफ के फैक्ट्स हैं वो सारे मैंने इसमें डाले ओनली 1 लाइन में। और मैंने ये भी कंसिडर किया है कि जो ये टॉपिक जिन एग्जाम्स में आए हुए हैं तो उनमें कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए थे, उन क्वेश्चंस को देखते हुए मैंने ये नोट्स रेडी किए। नोट्स दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश, तो आप आराम से उसको समझ सकते हैं। और ये हमारा डे 14 है, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में हम 30 डेज का चैलेंज कर रहे हैं, उसका ये 14 डे है। तो चलिए फटाफट से अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये है दैनिक जीवन में विज्ञान। ये पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि विज्ञान एक्चुअली है क्या। देखिए, प्रकृति में अन्वेषण और उससे प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या है अन्वेषण? ये भारी भरकम शब्द, यानी प्रकृति की खोज हम करते हैं, उस खोज में हम जो को रिजल्ट मिलता है उसको एकदम अरेंज करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं उसको। वो जो ज्ञान होता है, यानी प्रकृति में हमने कुछ खोज की, उसको हमने एक अरेंज किया, क्रमबद्ध तरीके से हम उसको अरेंज करते हैं, उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। अब आपको यही हम पढ़ रहे हैं कि मानव जीवन को सुविधाजनक बनाता, स्वस्थ बनाता, कार्यकुशल बनाता। अब किन किन फील्ड में हम इसका यूज करते हैं वो फील्ड दिए हुए हैं। विज्ञान के दैनिक जीवन में उपयोग के 10 टोटल मैंने टॉपिक लिए हैं, उसमें से ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी के ऑलमोस्ट आपको पता ही रहते हैं। तो ये 2 है घरेलू कार्य उपकरणों में और चिकित्सा क्षेत्र में, ये 2 थोड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी के संचार, यातायात, कृषि, ये सब लिए मैंने, सबको है, हम डिटेल में आगे सबको पढ़ेंगे। मनोरंजन में, औद्योगिक एंड इंडस्ट्रियल एरिया में, रक्षा में, विद्युत में, शिक्षा में, इन सब में होते हैं। एक एक करके हम सबको एक बार डिटेल से देख लेते हैं। फर्स्ट है घरेलू कार्यों और उपकरणों में। देखिए, ये जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है, यानी हमने जो लास्ट ये कार्बन और उसके यौगिक पढ़ा था, उसमें साबुन और अपमार्जक पढ़ा था लास्ट टॉपिक, उसमें भी ये दिया हुआ है। तो ये डेली लाइफ का फैक्ट ही है एक तरह से, कि साबुन है ना, वो जल में जल स्नेही और जल विरोधी सीरा होता है। उसमें क्या होता है? देखो, जल स्नेही और जल विरोधी सीरा क्या होता है कि जैसे ये साबुन का दो सिरे होते हैं, ये है जल स्नेही सीरा, ये होगा जल विरोधी सीरा। अब यहाँ पे समझिए ग्रीस की चिकनाई है, तो जो जल विरोधी सीरा वो ग्रीस की तरफ रहता है। ऐसे करके खूब सारे ये सीरे रहते हैं साबुन में, इस तरह से, ठीक है, ये खूब सारे इस तरह से सीरे रहेंगे, और वो उसको एक गोलाकार संरचना में बंद कर देते हैं ग्रीस को, इस तरह सीरे बना के। ये जो बंद कर दिया इस ग्रीस को, अब जो जल स्नेही है वो जल है, इसके चारों तरफ क्या एक तरह से जल है, जो जल स्नेही सिरे हैं ये जल की तरफ है, जल विरोधी ग्रीस की तरफ है। ये मिलकर ये जो गोलाकार संरचना बना रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मिसेल। क्या कहते हैं? मिसेल। ये मिसेल बनाकर चिकनाई गंदगी हटाते हैं, ये जो मिसेल बना देते हैं। पहले चिकनाई जो जल में अघुलनशील थी, मिसेल बनने के बाद ये जल में घुलनशील हो जाती है। इसी कारण इसको पायस भी कहते हैं, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? पायसीकरण, इंग्लिश में कहते हैं इमल्सिफिकेशन। कभी कभी ये नाम इस तरह लिखा हुआ ही आ जाता है हिंदी में भी, इमल्सिफिकेशन ऐसे ही लिखा आ जाता है। तो इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लर्न कीजिएगा, पायसीकरण और इमल्सिफिकेशन, ये दोनों में आप लर्न कीजिएगा, हो सकता है इस तरह से लिखा हुआ आ जाए। तो ये जो सीरा है वो एक मिसेल बना रहा है। तो क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे कि जो साबुन है वो गंदगी हटाने के लिए जो गोलाकार अणु बनाते हैं, जो लोग गोलाकार संरचना बना रहे हो, क्या है? मिसेल। यह मिसेल किससे संबंधित है? साबुन और अपमार्जक दोनों से। पायसीकरण की क्रिया किससे संबंधित है? साबुन और अपमार्जक दोनों से। या इमल्सिफिकेशन क्या होता है कि साबुन के अणुओं का मिसेल बनाकर गंदगी हटाना, एक तरह से ये पायसीकरण है, इमल्सिफिकेशन। किसी भी तरीके से पूछिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कि आगे चलते अपन। सेकंड है प्रेशर कुकर। देखिए, प्रेशर कुकर में कैसे यूज है साइंस का, कि प्रेशर कुकर में दबाव बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है क्वथनांक? यानी किसी लिक्विड का वो पॉइंट जिसमें वहां जिस पर वो उबलता है। जैसे पानी है 100 डिग्री पे उबलता है, तो उसका क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, उसको अपन बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो कुकर में क्या होता है, दबाव बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ता है। तो जल का क्वथनांक बढ़ेगा, यानी वो 100 से 120 से 125 हो गया। तो जब 100 से 120 और 125 हो गया, तो जैसे आपने दाल उबाली हो लाइक कुकर में, तो कुकर में दाल उबालने पर जो पानी है उसके क्वथनांक बढ़ गया, यानी वो थोड़ी देर बाद उबलेगा। तो जितनी भी भाप बन रही है वो कहाँ यूज हो जाएगी? फिर दाल को पकाने में।
इससे क्या होगा, दाल जल्दी पकेगी। जो जितनी भी हीट होगी वो कहाँ यूज होगी, पहले दाल को पकाने में, क्योंकि उसका क्वथनांक हाई हो गया तो और ज्यादा हीट उत्पन्न होगी, तो दाल क्या होगी, जल्दी पकेगी। तो उसका मेन रीजन क्या है कुकर का, कि दाब बढ़ाने से उसका क्वथनांक बढ़ता है, जिससे कि ये भोजन शीघ्र पकता है। ये लाइन एज इट इज क्वेश्चन, यानी PYQ आया हुआ है, एज इट इज आई हुई है कि प्रेशर कुकर में क्या, दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ा, जिससे भोजन शीघ्र पकता है। डन, इतना समझ में आया। नेक्स्ट चलते अपन, रेफ्रिजरेटर इंपॉर्टेंट है। ये जो गैस है ये वायु प्रदूषण में भी आती है, टॉपिक हो, जो वायु प्रदूषण टॉपिक होता है उसमें भी ये आती है, फ्रियॉन गैस। रेफ्रिजरेटर में फ्रियॉन गैस होती है, उसको शीतलक के रूप में यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसका क्वथनांक कम होता है। कम होता है यानी वो जल्दी से उबल जाएगी, जल्दी से द्रव से गैस बन जाएगी। तो क्या होगा, लिक्विड से गैस इजीली बनेगी, क्योंकि उसका क्वथनांक कम है। क्योंकि कोई चीज उबलेगी तो उसकी भाप निकलती, गैस बनेगी वो। तो फ्रियॉन क्या करता है, जब लाइट देते हैं ना हम लोग, तो उसमें ये लिक्विड से गैस बनाता है। तो लिक्विड से गैस बनाते वक्त जो वो जितनी भी ये फ्रिज की हीट होती है ना, वो उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है इस प्रोसेस में, तो वो फ्रिज ठंडा रहता है। तो एज अ शीतलक ये क्या यूज होता है, फ्रियॉन गैस यूज होती है। फ्रियॉन गैस का एक अनदर नाम भी है जिसको CFC कहते हैं, आपने सुना होगा। AC और फ्रिज दोनों में CFC का यूज होता है। फुल फॉर्म इसके क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये है ना जो ओजोन परत पर इफेक्ट कर, ये परत को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि ये परत हमको सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है, UV लाइट से बचाती है, पर CFC के कारण उस पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है ओजोन परत पे। इसलिए नाउअडेज ये कम यूज हो रही है, लेस यूज होता है इसका CFC का। बाकी ये किसके रूप में होती है, शीतलक के रूप में। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। पॉइंट्स बड़े इंटरेस्टिंग है, इजी सी है, ज़्यादा आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल से पॉइंट्स है, आराम से आपको लर्न होंगे। मेरे हिसाब से आप समझिए, जैसे आप इंटरेस्ट लेके समझेंगे तो आपको आराम से आ जाएंगे। अब है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीकरण बल पे कार्य करती है। क्या है अपकेंद्रीकरण बल, इसमें सिर्फ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने दूध से मक्खन निकालते हुए भिलौना जो अपने हमारे राजस्थान में करते हैं, तो उसमें भी यही फोर्स यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें फोर्स यानी सेंटर से फोर्स दिया जाता है, गोल गोल घुमा के। मशीन में, वॉशिंग मशीन भी इसी तरह घूमती है, तो इस बल को क्या कहते हैं, अपकेंद्रीकरण बल। तो किस सिद्धांत पे काम करती है, अपकेंद्रीकरण बल। अगर क्वेश्चन आ जाए दूध से मक्खन बनाने में कौन सा बल लग रहा है, सेम अपकेंद्रीकरण बल। ठीक है, बस इतना ही याद रखना आपको। अब है क्या है, इलेक्ट्रिक बल। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो 10th का चैप्टर है वो मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है। उसमें आपने देखा होगा कि बल्ब में दो ही चीजें, एक तो फिलामेंट और एक उसमें भरी जाने वाली गैस। फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन का, जो हीट लेता है और फिर लाइट देता है हीट से। ठीक है, और उसमें जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है, आर्गन। यानी ये जो बल्ब होता है, एज यूजुअल मुझसे बल्ब अच्छे से नहीं बनता है। इसमें जो फिलामेंट होता है ये किसका होता है, टंगस्टन का, और इसके अंदर गैस भरी होती है। यहाँ पर ये जो गैस होती है वो कौन सी होती है, ऑर्गन। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से क्वेश्चन आते हैं। अब इसके साथ ही मैंने लिया है कि गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, यानी अच्छे चालक और बुरे चालक, जिसको कुचालक भी कहते हैं, सुचालक और कुचालक। तो ये तो है सुचालक, ये है कुचालक। कुचालक प्लास्टिक, रबर सबको पता है। सुचालक में 4 चीजें होती है, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। चांदी जो है वो अच्छी चालक होती है, बट कॉस्टली होती है, इसलिए हम घर में विद्युत तारों के रूप में उसका यूज नहीं करते। बट तांबा जो है वो विद्युत का अच्छा चालक भी होता है और सस्ता भी होता है। इसलिए चांदी के जस्ट बाद जो अच्छा चालक है वो तांबा है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद लोहा है। तो इसीलिए हम तांबे का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत तारों में किसका यूज होता है, कौन सी धातु का, तांबे का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम और फिर आता है लोहा। देखिए, एल्यूमिनियम जो है वो घर में बर्तनों में हम यूज लेते हैं। मोस्टली एल्यूमिनियम के बर्तन यूज क्यों लेते हैं, क्योंकि वो अच्छा चालक है और वो खाना जल्दी गर्म होगा उससे। जब नीचे हीट देंगे तो हीट का भी अच्छा चालक है एक तरह से, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ। तो जब ये अच्छा चालक है इसलिए एल्यूमिनियम लेते हैं। अब लोहा क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि एल्यूमिनियम जंगरोधी है, जबकि लोहे में जंग लग सकती है। तो एल्यूमिनियम जंगरोधी प्लस सस्ता है लोहे से, इसलिए हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सेम ही कि एल्यूमिनियम एक अच्छा चालक है, इसलिए खाना बनाने के बर्तनों में इसको यूज लेते हैं। ये जंगरोधी होता है और सस्ता भी होता है, इसलिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, रस्ट प्रिवेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी जंगरोधी, जंग से बचाव एक तरह से, प्रिवेंशन यानी। ठीक है, रस्ट यानी जंग होता है। मैंने इसका हिंदी वर्जन लिखा नहीं, मैं लिख दूंगी नेक्स्ट जब नोट्स दूंगी आपको। देखिए, नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप नोट्स, चैनल में जाके आप नोट्स ले सकते हैं। इसलिए चैनल को वहाँ पे सब्सक्राइब कर ले और नोट्स ले लें। ठीक है, अब रस्ट प्रिवेंशन में क्या है, यानी जंग में क्या होता है कि लोहा, देखिए जंग में क्या होता है, लोहे को जंग लगाने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है। एक तो वातावरण का मॉइस्चर यानी नमी,
अब वातावरण में तो नमी होती ही है, तो लोहा जब नमी के साथ, नमी होनी चाहिए, ठीक है, प्लस वो वायु के ऑपोजिट ऑक्सीजन, तो दो चीजें चाहिए, तो वाटर, एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या है, वायु में उपस्थिति रहती है, वो भी ऑलरेडी अवेलेबल रहती है, और मॉइस्चर भी ऑलरेडी एनवायरनमेंट में होता है, तो कोई भी लोहे का बर्तन जल्दी जंग लगता है। अगर मॉइस्चर मतलब एनवायरनमेंट में ज्यादा मॉइस्चर है तो ज्यादा जंग लगती है, कम है तो थोड़ी धीरे धीरे जंग लगेगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज के जंग लगने में दो चीजें चाहिए होती है, तो वाटर, एक ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि लोहा वायु की उपस्थिति में, वायु मतलब एक तरह से ऑक्सीजन, जल से क्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है। जो कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड बनता है, जो रसायन बनता है, वो ये है, क्या है, आयरन ऑक्साइड, और उसमें कुछ जल के अणु होते हैं। एक्स यानी जल के अणु फिक्स नहीं दिए, बट कुछ जल के अणु भी साथ में होते हैं। क्यों होते? क्योंकि जल से और ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। आयरन ये है, आयरन का सूत्र ये हो गया, ऑक्सीजन का ये O हो गया, तो Fe2O3 और साथ में जल के कुछ अणु, तो बन गया ये, है ना, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। इसे ही जंग कहते हैं। अब क्या है कि जंग, लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए गैल्वनीकरण किया जाता है। क्या है गैल्वनीकरण? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, उसको गैल्वनीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। अब बात यह है कि इसको गैल्वनीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जिंक लेके ऐसे पॉलिश नहीं कर रहे हैं, उसको कुछ मशीनों के थ्रू एक थिन लेयर बनाते हैं जिंक की। ताकि थिन लेयर बनाएंगे ना, तो वो अच्छे से बॉन्ड रहती है लोहे के साथ, इजीली निकलती नहीं है। तो एक प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, इसको गैल्वनीकरण कहते हैं। पॉलिश करेंगे तब तो वो बहुत मोटी लेयर हो जाती है, मोटी लेयर जल्दी उतरती है, तो एक थिन लेयर बनाई जाती है लोहे के ऊपर जिंक की। उससे क्या होगा, अब जब नीचे लोहे के और एयर के बीच में जिंक आ गया, तो जब एयर लोहे तक पहुंचेगी नहीं, तो कांटेक्ट ही नहीं करेगी, तो जंग कैसे लगेगी? इसीलिए लोहे और एयर के, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, ताकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में भी नहीं आता लोहा, तो जंग ही नहीं लगती है। तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वनीकरण कहलाता है। ये क्वेश्चंस, ये सारे फैक्ट्स, सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, और बहुत ईजी फैक्ट्स है, अच्छे फैक्ट्स है। और ये जो मैं ले रही हूँ मोस्टली 6, 7, 8 तक की बुक के हैं, तो ये तो बिल्कुल बच्चों की बुक के आरपीएससी आराम से दे सकता है। उसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि ये आपने कहाँ से दिए, क्योंकि क्या होता है, आरपीएससी जो क्वेश्चंस उठाती है ना, वो मोस्टली एनसीईआरटी से उठाती है। आरपीएससी नए क्वेश्चन कम बनाना पसंद करती है, बट इस बार 2024 में तो कमाल ही हो गया था। ग्रुप 1, ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो क्वेश्चन आए थे साइंस के, वो क्या थे, वो एप्लीकेशन बेस्ड थे। क्वेश्चन दो तरह के से बनते, एक तो फैक्ट, एज इट इज आप क्वेश्चन दे दो, है ना, कि भाई ये है, इसमें क्या होगा इसका आंसर, वो आप बता दो। सेकंड होता है एप्लीकेशंस, वो अधिकतर पूछे जाते हैं भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में जैसे न्यूटन के गति के नियम थे, घर्षण था, कार्य थी, ऊर्जा थी, इसमें क्या आपने फॉर्मूले लगाए, रट लिए, पर उसको समझा नहीं आपने, तो उसके एप्लीकेशंस के क्वेश्चन है, उसके उपयोग कहाँ कहाँ आ रहे हैं, वो समझ ही नहीं सकते। पिछली बार जो क्वेश्चंस बने थे वो दो ही चीजों पे, न्यूटन की गति के नियम, प्रथम और द्वितीय और तृतीय, इन तीनों नियमों पे सारे एप्लीकेशंस के क्वेश्चन बने। और जबकि अगर इन तीनों नियमों को आप अच्छे से समझ लो, तो उसको और भी घुमा के दे दिया जाए तो भी आप कर सकते हो। वैसे मैं एक क्लास अलग से डालूंगी जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल कराऊंगी, और क्या प्रोबेबिलिटी है और क्वेश्चंस बनने की, मैं उसमें वो भी बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल इस पे चलते हैं। देखिए, किचन फ्यूल, अभी क्या थोड़ा टेरर का, डर का माहौल है कि आरपीएससी के जो पेपर्स बन रहे हैं वो बहुत टफ है, तो हमें अपनी तैयारी का थोड़ा लेवल रखना पड़ता है। थोड़ा लेवल का मतलब ये नहीं कि वो अथाह पढ़ लो, बहुत ज्यादा पढ़ लो, आप ऐसा नहीं, परफेक्ट पढ़ो, कम कंटेंट पढ़ो, पर वो पढ़ो जिसके आने के चांसेस मैक्सिमम है ना। अगर आप 10% कंटेंट के लिए अपने कम से कम महीना भर खराब कर दोगे और इतना ज़्यादा रटोगे और वो आएगा नहीं, तो आपको दुख होगा। स्मार्ट स्टडी कीजिए, कंटेंट जो पढ़ रहे हैं, पहली बात तो आप जिस कंटेंट को पढ़ रहे हो उस पर भरोसा रखिए और उसको 100% पढ़िए, डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। याद रखिए, क्वेश्चन अगर एज इट इज नहीं आए, बट वो घुमा के भी आए, और अगर आपने परफेक्ट पढ़ा है, यानी आपने उसको कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ा है, तो उसके क्वेश्चन आप क्रैक करेंगे, 100% कर लेंगे आप। ठीक है, चलिए चलते हैं। किचन फ्यूल क्या होता है? किचन फ्यूल है एलपीजी और बायोगैस। देखो, जो बायोगैस है ना, वो थोड़ा कम यूज में आती है, बिकॉज ये अवेलेबल नहीं होती इजीली, पर एलपीजी तो बहुत इजीली अवेलेबल होती है। तो हमारे गैस के जो सिलेंडर होते हैं उसमें एलपीजी गैस ही होती है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, और इसका इंग्लिश में एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये इसका फुल फॉर्म है। अब एलपीजी में होता क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन, सेम अगेन कार्बन और उसके कंपाउंड जो हमने पढ़ा था उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन आया था। प्रोपेन था 3 कार्बन की श्रृंखला, ब्यूटेन था 4 कार्बन की श्रृंखला, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा। खैर, इसमें आ जाते हैं, फिर भी आप ये नाम याद कीजिएगा, अगर नहीं भी देखा तो, कि जो एलपीजी है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। अब होता क्या है कि जो ये प्रोपेन और ब्यूटेन है गैस, ये गंधहीन गैस है, यानी इसकी कोई स्मेल नहीं, ऑर्डरलेस है ये, इसकी कोई स्मेल नहीं है। अगर ये लीक भी करेगी तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि लीक किया है, और क्योंकि ये तो ज्वलनशील गैस, एक तरह से आग लगा देगी,
तो क्या किया जाता है कि इसमें इथाइल मर्केप्टॉल मिलाया जाता है, मर्केप्टॉल या मर्केप्टॉल भी बोला जाता है, इथाइल मर्केप्टॉल मिलाया जाता है। इसमें क्या होती है, बहुत इंटेंस स्मेल होती है, गंदी सी। तो जैसे ही बाहर निकलेगी एलपीजी के साथ ये मिलाया हुआ, तो ये भी निकलेगी, तो उसकी दुर्गंध से, उसकी गंध से हमको पता चल जाएगा कि गैस लीक हो रही है। तो गंध का पता किया जा सके, तो गंध आ सके और गैस रिसाव का पता किया जा सके, इसके लिए इथाइल मर्केप्टॉल मिलाया जाता है। डन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया, अच्छा समझ आपको पता चल रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मुझे पता चले कि हाँ मेरा तरीका जो है वो बेटर है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये हमने कर लिया। अब इसमें खास बात और मैं बताती हूँ, जो कार्बन और उसके यौगिक में भी मैं बताना भूल गई थी उस चैप्टर में, बट यहाँ बता देती हूँ। इसका क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी की बुक में पीछे की तरफ एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है। और बिलीव मी, ट्रस्ट में, जो एनसीईआरटी के जितने पेपर्स होते हैं ना ABCDEF, उसमें से शायद 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं बनाए हुए, बाकी सारे एनसीईआरटी की बुक से आते हैं। तो मैं उसको सारे क्वेश्चन जो पढ़ाती हूँ उसमें पीछे देखती हूँ एक बार कैसे क्वेश्चन है क्या जो आने के चांसेस है। तो इसमें ये क्वेश्चन है, क्या है कि कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो CO2 बना। दहन आपको पता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, और कार्बन ही होता है जो ये ईंधन है, जितने भी पेट्रोलियम है, कॉल है, CNG गैस है जो कारों में भरी जाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसमें मीथेन होती है, मैंने बताया हुआ अभी आपको। तो ये सब जब दहन करती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब देखो, कार्बन, ये O2, यानी ये पर्याप्त ऑक्सीजन है, क्या बना, CO2। इसको कहते हैं हम पूर्ण दहन। डन यहाँ तक। अब जब कार्बन यानी कोई भी ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन में जलता है ईंधन, तो पूर्ण दहन कहलाता है, और उसमें स्वच्छ और नीली ज्वाला जलती है। हमारे गैस घर में जो गैस है उसमें जो बर्नर लगे होते हैं, आपने देखा होगा जब वो जल रहा होता है तो नीली ज्वाला होती है, साफ अच्छी ज्वाला दिखती है वो। ठीक है, बट अगर कार्बन के पास थोड़ी कम ऑक्सीजन है, ये देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन का अणु था O2 पूरा, यहाँ पे आधा अणु है, यानी अपर्याप्त ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट है वो, है ना। ये सफिशिएंट थी, ये नहीं है सफिशिएंट यहाँ पर। तो क्या हुआ, आंशिक दहन हुआ, या इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण दहन। अब आंशिक दहन में क्या बना, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है, विषैली गैस, ये याद रखिएगा, है ना, कि अगर कार्बन का या ईंधन का आंशिक दहन हो रहा है कार्बन का, तो क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रदूषक ही एक तरह से, बट इतनी नहीं जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड उससे कई गुना ज्यादा घातक है। तो ये क्या है, विषैली गैस है। तो अब देखियो, जब कार्बन यानी ईंधन एक तरह से अपर्याप्त ऑक्सीजन में जला, तो क्या हुआ, अपूर्ण दहन हुआ या आंशिक दहन, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो जो ज्वाला निकली, अब वो स्वच्छ नीली ज्वाला नहीं है, वो है कालिक, कजली ज्वाला, जो बर्तनों पे कालिक यानी काला, बर्तन को नीचे से काला कर देती है। आपने नोटिस किया होगा कि गैस के जो बर्नर होते हैं ना, उसमें छिद्र लगे होते हैं, जो गोल गोल होता है जिसमें आग निकलती है, उसमें छिद्र अगर होते हैं ना, तो बर्तन नीचे से काले होने शुरू हो जाते हैं। क्यों शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको जलने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे जो ज्वाला होती है वो साफ नहीं होकर काली होनी शुरू हो जाती है। या कभी कभी देखा होगा कि जब गैस लास्ट में खत्म होने वाला होता है ना, तब भी कभी भी ऐसा होता है कि काला बर्तन नीचे से काले होने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जब कभी किसी ईंधन में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं हो जलते वक्त, तो उसमें क्या होगा, उसका आंशिक दहन या अपूर्ण दहन होता है, जिससे बर्तन नीचे से काले हो जाते हैं। अब जो आजकल क्या है, आप सोच रहे हो ना, क्वेश्चन नए बनते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि अब आरपीएससी ने इस तरह से नहीं दिया, वो क्या देंगे, सीटेट का जो अभी पेपर हुआ मैंने देखा, उसमें क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, कोई लड़की का नाम या किसी का नाम दे देते कि शीला नाम की लड़की, कोई लड़की वो भोजन पका रही है, उसका बर्तन नीचे से काला हो गया, तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया हुई, ऐसे क्वेश्चन बनाए उन्होंने ABCD। अब ये क्या, नॉर्मल जनरल क्वेश्चन ही, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछो, आपको उनका आंसर आएगा। तो आपको पता है कि अगर का बर्तन नीचे से काले हो रहे हैं, मतलब अपूर्ण दहन हो रहा, किसका, ईंधन का, कम ऑक्सीजन में हो रहा है, ये सब आपको फैक्ट्स पता, तो आप कैसे भी आंसर ऑप्शंस क्या है, कैसे भी आप कर सकते हो उनको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हो। अब चलते हैं वाटर प्योरिफिकेशन में। कुछ नहीं, क्लास में 6 में ये दिया हुआ है, मैंने एज इट इज उसमें लिया है। जो प्योरिफिकेशन में उबाल सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, फिटकरी, इसको पोटाश एलम कहते हैं, है ना, घुमाते हैं ना हम लोग फिटकरी पानी में, उससे भी पानी साफ होता है, और क्लोरीन गैस से भी हम उसको जल का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, क्लोरीन गैस, फिटकरी और फिल्टर करके उबाल के, इन चारों प्रोसेस से। नेक्स्ट चलते हैं हम दूध यानी मिल्क। अब जो मार्केट में जो मिल्क मिलते हैं पैकेट में, अब देखिए ये सारी डेली लाइफ की, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, जो हम पढ़ रहे हैं वो सारा डेली लाइफ से रिलेट कर रहा है, पूरी डेली लाइफ की साइंस है ये। अब मिल्क है, मार्केट में जो मिल्क के पैकेट्स आते हैं वो क्या मिल्क होते हैं, वो पास्चुराइज मिल्क होते हैं। क्या है पास्चुरीकरण, पास्चुरीकरण द्वारा क्या होता है, जीवाणु से मुक्त किया जाता है मिल्क को, ताकि वो लंबे टाइम तक चले, 2-3 दिन एटलीस्ट फटे नहीं, अच्छे से चले। पास्चुरीकरण क्या होता है कि दूध को कुछ समय के लिए एक निश्चित ताप पर हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, फिर उसको तुरंत ठंडा कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पास्चुरीकरण।
इससे क्या होता है, हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और दूध पीने योग्य बन जाता है। यानी पहले क्या करते हैं, दूध को एक अच्छे टेम्परेचर खूब बॉयल कर देते हैं, उसको अच्छे से उबाल के उसको और तुरंत उसको ठंडा करते हैं, जिससे कि जो बैक्टीरिया उबालने से नष्ट हो गया तुरंत ठंडा करके सॉरी उसको पैक कर देते हैं, जिससे कि दूसरे सूक्ष्मजीव उसमें नहीं लग सके, तो खराब होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं उसमें। तो ये क्या क्रिया होती है, पाश्चुरीकरण की क्रिया होती है। इसके साथ ही देखिए दूध से दही में बदलने वाला जो जीवाणु है, आपने सुना होगा मेरे हिसाब से नाम बहुत ये बार, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। ये काफी बार क्वेश्चन आया हुआ, एसिटीज आया हुआ है। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं हम लास्ट एक दो बचे हैं ये, नॉन स्टिक कुकिंग पैन। क्या है नॉन स्टिक कुकिंग पैन? नॉर्मल पैन होता है ना, जो उसके ऊपर टेफ्लॉन की एक परत चढ़ाई जाती है ना। टेफ्लॉन क्या होता है, उसमें कम घर्षण होता है। देखिए नॉन स्टिक बर्तनों पे किसकी परत चढ़ी हुई होती है, टेफ्लॉन की। बर्तनों को नॉन स्टिक बनाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, सॉरी टेफ्लॉन की। क्यों कराई जाती है? क्योंकि उसमें घर्षण कम होता है। घर्षण क्या होता है, किसी भी वस्तु, घर्षण बल क्या होता है, किसी भी वस्तु की जो गति होती है ना उसको धीमा करता है ना। अब घर्षण बल कम होगा तो गति को धीमा करेगा ही नहीं, इसलिए वो चिपकता नहीं है, आसानी से घूमता है, हिलाते हैं तो भी बर्तन में। तो जो लेस घर्षण की वजह से हम टेफ्लॉन का यूज करते हैं नॉन स्टिक बर्तनों में। ये क्वेश्चन भी, कुछ क्वेश्चन मुझे लगता है एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं, बहुत बार आते हैं क्वेश्चन। मेरे को जितना टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैंने ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में देखे हैं मैंने। नेक्स्ट है अग्निशामक यंत्र, यानी CO2 दहन में सहायक नहीं और O2। मैंने आपको बताया था कि जलने के लिए, आपने दहन में देखा कि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन क्या करता है, कोई चीज में जलने में हेल्प करता है। जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां आग ही नहीं लगेगी एक तरह से। तो बट CO2 इसकी जस्ट विपरीत है, वो जलने में सहायक नहीं, इवन जले हुए को बुझा देती है। तो जो अग्निशामक यंत्र है उसमें CO2 भरी जाती है। क्यों? कि जैसे कोई चीज जल रही है, उसके ऊपर आप अग्निशामक यंत्र से CO2 कर दोगे ना, तो जो उसके आसपास की ऑक्सीजन है उसकी जगह CO2 आ जाएगी, तो वो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। समझ गए आप? यानी एनवायरनमेंट में जो किसी भी चीज जो जल रही है उसका ऑक्सीजन से कॉन्टेक्ट टूट जाएगा तो ऑटोमेटिक बुझ जाएगी, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और CO2 गैस में वो बुझा देती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगी उसकी जगह पे। और ये बुझाने में सहायक भी एक तरह से है ना, दूसरी गैस भी ले सकते हैं बट ये बुझाने में सहायक है। और हाँ, अग्निशामक यंत्र में इसमें और भी गैसें होती है, बट मेन एग्जाम में आपकी CO2 ही पूछी जाती है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये अभी जो कार्बन, अगेन अब क्या करूँ, आधे से ज्यादा तो कार्बन उसके यौगिक में से ही क्वेश्चन निकले हुए हैं। और ये टॉपिक सिर्फ 9th में 10th में नहीं है, और भी नीचे छोटी छोटी क्लासों में भी यहाँ से शुरू हुए हैं वहां से। तो छोटे छोटे फैक्ट सब में दिए हुए हैं। देखिए वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस। अब कौन सी एसिटिलीन गैस, देखिए कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है और 2 कार्बन, तो एक H यहाँ लगाया, एक H यहाँ लगाया। आपने इसका नाम पढ़ा होगा, मैंने जब बताया, तो इसको इथाइन भी बोलते हैं, इसी को एसिटिलीन गैस बोलते हैं। आपको ये याद नहीं रखना है कि इथाइन को एसिटिलीन गैस करते हैं, आपको तो सीधा इतना ही ध्यान रखना है कि वेल्डिंग में कौन सी गैस है, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये एज इट इज लाइंग बुक में दी हुई है, तो ये भी डेली लाइफ का है। अब हम आते हैं हमारे दूसरा नंबर टॉपिक, साइंस जो है वो हेल्थ और मेडिसिन में, यानी स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान में। सबसे पहला हम लेते हैं थर्मामीटर। ये थोड़ा सा 2 टॉपिक जो फर्स्ट और सेकंड है ये थोड़े से लग रहे अच्छे हैं करने के लिए, बाकी सब तो नॉर्मल है, जो आपको नॉर्मली यूँ भी पता है। देखिए फर्स्ट है थर्मामीटर। थर्मामीटर का उपयोग आपको पता है, हम बुखार का टेम्परेचर नापने के लिए करते हैं, शरीर का तापमान के लिए। थर्मामीटर में क्या होता है, पारा, Hg, इसको हम मर्क्यूरी भी कहते हैं। अब क्या होता है, ये जो पारा है ना, वो धातु होते हुए भी द्रव होता है। सबसे बड़ी बात आपको पता होगा, धातु जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, आपको पता है ये ठोस होते हैं ना, ये सारी धातु है। पर पारा सिर्फ एक ऐसी धातु है जो धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में होता है, ये है ना। और क्योंकि ये गर्म करने पर समान रूप से फैलते हैं, इसलिए इसका उपयोग किसमें करते हैं, थर्मामीटर में करते हैं। जैसे क्वेश्चन इतना ही आता है, थर्मामीटर में क्या यूज होता है, पारा, Hg भी दे सकते हैं, मरकरी भी दे सकते हैं, लिखा हुआ कुछ भी दे सकते हैं ना। ठीक है, ये इंग्लिश में इसको मरकरी बोलते हैं, एक्चुअली ये हिंदी में एज इट इज लिखा हुआ देते हैं। कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश की कोई चीज ये हिंदी में लिख के दे देते हैं, ठीक है, इसलिए मुझे इंग्लिश पे साथ में लिखनी पड़ती है। सेकंड है एक्सरे। अब देखिए एक्सरे और सिटी स्कैन में दोनों में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का यूज होता है। अब आप ये मत सोचिए कि क्या है विद्युत चुम्बकीय तरंग, आप ये वर्ड याद रखिएगा, एक्सरे और सिटी स्कैन दोनों में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का यूज होता है। एक्सरे का उपयोग किसमें होता है, आंतरिक भागों की जांच करने में, हड्डियों की टूट फूट, ट्यूमर या फेफड़ों की बीमारी की पहचान करने में। ये नॉर्मली आपको पता ही रहता है।
अब है सिटी स्कैन का फुल फॉर्म ये बुक में दिया हुआ है, ये भी एनसीईआरटी की बुक्स में, यानी अपना जो पढ़ाई का सोर्स है वो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट बुक्स होती है। अगर वो क्वेश्चन उठा भी दे तो आप कोई क्लेम नहीं कर सकते कि आपने क्यों दिया, है ना। ये क्या है, सिटी स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसका फुल फॉर्म है। ये भी, इसमें भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, जो एक्सरे में क्या होता है, एक तरह से फोटो खींची जाती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों से, और इसमें कंप्यूटर भी ऐड होता है इसके साथ। क्या कि एक्सरे और कंप्यूटर की तकनीक का उपयोग करके शरीर के आंतरिक अंगों की छवि को स्पष्ट रूप से प्राप्त किया जाता है, वो सिटी स्कैन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें, अब इन दोनों में तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे थी, पर अल्ट्रासोनोग्राफी ना, सोनोग्राफी जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, जो प्रेगनेंसी में लोग की जाती है बच्चे की ग्रोथ पता करने के लिए, वो तो इसमें जो उपयोग होता है वो ध्वनि तरंगों का। अब ये हटके अलग सा है ना उन दोनों से, तो इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि अल्ट्रासोनोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंग नहीं लिखा उन्होंने, ध्वनि तरंग लिखा। पता होना चाहिए ना कि अल्ट्रासोनिक तरंग ध्वनि तरंग है, तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का हिंदी में इनको कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। आपने ध्वनि चैप्टर नहीं किया तो कर लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि श्रव्य तरंगे के 3 होती है, श्रव्य तरंगे होती है, पराश्रव्य और अपश्रव्य। तो ये कौन सी पराश्रव्य तरंगे हैं, उनको अल्ट्रासोनिक भी कहते हैं। अब देखिए हिंदी में पराश्रव्य, बट यहाँ पर इंग्लिश में ही अल्ट्रासोनिक लिखा हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है इंग्लिश के वर्ड ही वो एज इट इज लिख के दे देते हैं। ये ध्वनि तरंग डन। अब इसका आपको पता है कि शिशु की वृद्धि की जांच वगैरह पता करने में किया जाता है। लेजर का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एक बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लाइट है, एम्प्लीफिकेशन है, स्टिमुलेटेड है, इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, फुल फॉर्म आने के चांसेस कम ही रहते हैं, बट फिर भी आप एक बार देखिएगा, क्योंकि बुक में दिया हुआ है 7th की, तो मुझे लेना पड़ा। तो इन केस आ जाए तो 2-3 बार देखेंगे तो पता चल जाएगा। कभी कभी क्या आपको पहचानना भी समझ में आना चाहिए कि ये वाला राइट है, उतना सा भी कर लेंगे तो समझ में आ जाता है कि लाइट है, एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी रेडिएशन का जो स्टिमुलेटेड इमिशन होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन के थ्रू, तो वो होता है लेजर। खैर आप इसको लर्न कर लीजिएगा। लेजर में क्या होता है, अत्यधिक तीव्र, संकीर्ण और सीधी रेखा में चलने वाला होता है। मेन है इसके उपयोग, क्वेश्चन इसके यहाँ पे आते हैं। इनमें से कोई एक पॉइंट दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें किसका यूज होता है, लेजर का, अल्ट्रासोनिक साउंड का, एक्सरे का या सिटी स्कैन का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके उपयोग पता होने चाहिए। कैंसर के उपचार में, हृदय की धमनियों में रक्त जमने से उत्पन्न अवरोधों को दूर करने में, आंख से मोतियाबिंद निकालने में, यानी कैटरेक्ट का जो ऑपरेशन होता है ना आंखों का मोतियाबिंद का, वो भी लेजर के थ्रू होता है। शरीर के आंतरिक अंगों के घाव और सूजन को ठीक करने में, नेत्र दृष्टि दोष दूर करने में, पथरी का निवारण में, त्वचा, आजकल कॉस्मेटिक में तो बहुत यूज होता है लेजर का, बहुत, त्वचा के दाग धब्बों को दूर करने में, है ना, स्किन के लिए, स्किन फ्रेंडली भी बना दिया उसको आजकल, बताइए। नेक्स्ट है ये हड्डी का प्लास्टर। आई होप मैं जो पढ़ा रही हूँ उसकी स्पीड ज्यादा नहीं है ना। हड्डी का प्लास्टर में क्या होता है, अगर हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। हड्डी के प्लास्टर में प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी ये जिप्सम का बना होता है, ये एज इट इज लाइन आती है, ये वाला फॉर्मूला आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताइए, ये फॉर्मूला यानी CaSO4 ½ H2। अब इसमें एक मजे की बात ये है कि अगर कोई इंसान आपको फंसाना चाहे तो वो कैसे भी फंसा सकता है। वो क्या कर, क्वेश्चन में एक बार देखा यहाँ पे, जैसे CaSO4 है और हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, उन्होंने क्या किया, 2 CaSO4 लिख दिए और 1 H2O लिख दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक CaSO4 है उसके साथ आधा जल का अणु है तो 2 CaSO4 आ जाएंगे, तो वो जल का अणु 1 हो जाएगा, आधे से डबल, क्योंकि ये भी डबल हो रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस में फंसाए हुए हैं, क्या करें, क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तो आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा फॉर्मूले को भी। CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट है, उसके साथ वाटर का हाफ मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, आधा, पूरा नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिप्सम। देन आगे ECG, इसकी फुल फॉर्म दी है, सबको पता है आई थिंक कि ये हार्ट की चेक, अपन हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है हार्ट की, हृदय की, तो उसके लिए ECG करवाई जाती है। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, डन। नेक्स्ट ये टीकाकरण में, शल्य चिकित्सा में, सर्जरी में वगैरह में होता ही है। अब फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि मेन जो टॉपिक्स थे हो गए, अब नॉर्मल है वो नोन होते हैं सबके लिए। संचार के क्षेत्र में, संचार यानी कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह हमारे बात को पहुंचाना, उसको हम संचार कहते हैं। तो इसमें के टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स मशीन, टेलीविजन, समाचार होते जैसे, इंटरनेट सेवाएं, ऑडियो वीडियो, लाइव डेटा होता है, ईमेल्स, है ना, कंप्यूटराइज्ड संदेश जिसको कहते हैं ईमेल, है ना, ऑनलाइन संदेश, सामाजिक संचार, ये सब जिसमें विज्ञान का यूज होता है, ये संचार के क्षेत्र में। यातायात में भी पता है आपको, साइकिल, स्कूटर, रेल, बस, विमान, है ना, कंप्यूटर आधारित आरक्षण प्रणाली, है ना, रिजर्वेशन भी होता है कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर क्या है, विज्ञान की टेक्नोलॉजी एक तरह से। ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वायु यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए करता है।
जैसे हमारे यहाँ पर सड़कों पे भी ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वैसे ये एटीसी भी होता है। जो एयर में जो ट्रैफिक होता है, कौन सी फ्लाइट कहाँ से किधर जा रही है, कौन सी किधर आ रही है, कौन सी कब लैंड करेगी, वातावरण कैसा है, लैंड हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये सारी जानकारी एटीसी देता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। डन। नेक्स्ट है कृषि में। कृषि क्षेत्र में क्या, विज्ञान द्वारा उन्नत बीजों का विकास, उर्वरकों में सिंचाई विधि, बूंद बूंद फव्वारा विधि बहुत चल रही है। कीटनाशक खरपतवार का उपयोग कर उसमें यूज होती है साइंस। आधुनिक तकनीकों से अनाज भंडारण किया जाता है। अनाज निकालने के लिए थ्रेशर और ट्रैक्टर, मतलब खेती में ट्रैक्टर का भी उपयोग होता है, थ्रेशर का उपयोग होता है। तो ये जैसे नए नए इक्विपमेंट्स है खेत, उसमें कीटनाशक में, बीजों में, उसको और अच्छे से मॉडिफाई करके और अच्छा अनाज उगाने के लिए, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए सब जगह साइंस का यूज होता है। नेक्स्ट है मनोरंजन के साधनों में। देखिए टीवी में, सिनेमा में मोस्ट वीएफएक्स आपने सुना होगा, आजकल ग्रीन पर्दे के आगे जो वो शूट करते हैं और उसको एक अच्छे से सीन में कन्वर्ट कर देते हैं, वो क्या होता है, वीएफएक्स ही होता है। तो वीएफएक्स में तो इसमें इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन में भी साइंस का बहुत बड़ा योगदान है। औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया में, मेरे हिसाब से कोई ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं जहाँ साइंस नहीं है, क्योंकि हर जो औद्योगिक एरिया है उसमें केमिकल्स का, रसायन का यूज तो होता ही है। चाहे वो सीमेंट उद्योग हो, कपड़ा उद्योग हो, चाहे फार्मेसी जैसे मेडिकल के दवाइयाँ बनती है वो उद्योग हो, या कोई भी उद्योग हो, उसमें सब में कॉस्मेटिक कहीं पर भी हो, साइंस हर जगह है आजकल, क्योंकि केमिकल्स के थ्रू हो। चाहे कोई मशीनरी काम है तो उसमें फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान यूज होता है, वहाँ हो। कोई दवाई बनती है तो वहाँ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का यूज होता है, रसायन केमिकल्स का यूज होता है। तो विज्ञान तो हर जगह ही है। नेक्स्ट है रक्षा क्षेत्र में। रक्षा क्षेत्र में क्या है, रक्षा क्षेत्र में विज्ञान रक्षा क्षेत्र में आधुनिक हथियारों, रडार प्रणालियों, मिसाइलों, संचार तकनीकों, इन सब में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे देश की सुरक्षा होती है। इसमें एक पॉइंट और है कि राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, जो रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है और ये लाइन 7th में दी हुई थी, तो मैंने यहाँ निकाल के रख दी। वैसे जीके वाले जीके पढ़ते हैं आप लोग तो इतना ये नॉलेज तो आपको होता ही है, पर ये आती नहीं है साइंस में, क्वेश्चन ऐसा बनने का चांसेस नहीं है, पर क्योंकि ये 7th में दिया हुआ था तो मैंने लिख दिया, इसमें नॉलेज में रहेगा आपके। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र में। देखिए विद्युत ऊर्जा जो होती है वो जल से बन सकती है, सूर्य से बनती है, पवन चक्की से बनती है, परमाणु भट्टी से भी बनती है। और राजस्थान में रावत भाटा की परमाणु भट्टी से बिजली का निर्माण होता है, ये बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट वाला अपना लास्ट पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लासेज है, स्मार्ट बोर्ड है, एजुसेट। एजुसेट क्या है, एजुसेट एक सैटेलाइट है जो इसरो ने लॉन्च किया है शिक्षा प्रणाली के लिए, यानी शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए, इसमें यूज होने के लिए। और सरकारी ऐप्स, गवर्नमेंट ऐप्स बहुत सारे होते हैं, कंप्यूटर होते हैं। स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, एजुकेशन में तो आपको पता है, आप पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या है, साइंस ही, टेक्नोलॉजी एक तरह की। ठीक है, अब देखिए जो बाकी मैंने घरेलू उपकरण और बताए थे उसके क्वेश्चन तो इट इज लाइन टू लाइन बनते हैं। जो बाकी मैंने पढ़ा है ना चिकित्सा और उसके घरेलू उपकरणों के अलावा, उसमें क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं बाकी के, वो ऐसे बन सकता है। जैसे समूह है, समूह बी है, ये दिए हुए, अब ये किससे रिलेट कर रहे हैं, इसके ऑप्शंस दिए हुए। तो इसका आंसर तो मैं बताऊंगी नहीं, इतना सब पढ़ा चुकी हूँ, तो आप ही को देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप अपना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये नया टॉपिक है सबके पास पहुँच सके, सबको इसका प्रॉफिट मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।